इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। शिमला की उन ठंडी रातों में नरेंद्र ने जो कुछ भी देखा था, ना तो ऐसा वहां पहली बार हुआ था और ना ही वो अकेला था जिसके साथ ये घटा था। पर अब कुछ था जो कि बदल गया था। नरेंद्र अब भूत प्रेतों में मानने लगा था और अब वो पूजा पाठ भी करने लगा था। पिछली रात हुआ हादसा अभी भी उसके जहन में ताजा था। उसे एक एक बात अच्छी तरह से याद थी। उस सरकारी बंगले में उसके आसपास सभी लोग थे, उसके भैया, भाभी, नौकर, चाकर सब। पर उसके मन में फिर भी एक डर सा था। उसने अपने भैया को यह सब बताया तो वो उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि पिछली रात नरेंद्र की हालत उसकी सच्चाई को बयान कर रही थी, पर फिर उनका वो पढ़ा लिखा दिमाग भी ये सब मानने को तैयार नहीं था। उनके दिमाग में नरेंद्र की कई बातें घूम रही थीं। उसने अपने भैया से 2-3 बार पूछा था कि क्या वो लड़की उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर क्या वो उसके शरीर पर भी कब्जा कर सकती है। उसने अपने भाई को बस में मिले उस आदमी की कहानी भी सुनाई थी और ये भी बताया था कि वो अब उस आदमी की हर बात को सच मानता है। नरेंद्र के दिमाग पर एक गहरा असर हुआ था। वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि वो भूत जरूर उसके साथ बस के खराब होने की जगह से ही पीछे लग गई होगी। क्या पता वो ट्रक में उसके साथ ही आ गई हो। वैसे भी भूत प्रेत किसी को दिखाई तो देते नहीं। वो कह रहा था कि भैया आप अभी जानते नहीं, भूत तो कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, उनका क्या भरोसा। नरेंद्र के बड़े भाई उसकी इन अजीब सी बातों से हैरान थे। वो सोच रहे थे कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र इतना बदल गया। वो तो भगवान को भी तभी याद करता था जब उसे कोई काम हो। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा थोड़ी उलझन में थे, पर उन्होंने नरेंद्र को किसी तरह शांत करा दिया। उन्होंने चौकीदार काका को भी बुलाकर कह दिया कि अपना मुंह बंद ही रखें। उनके मुताबिक ये बातें जितना फैलेंगी उतना ही इस बिल्डिंग का नाम बदनाम होगा और उनका मजाक बनेगा सो अलग। जब सोमवार को सुबह नरेंद्र वहां से निकला तो उसकी जेब में एक हनुमान चालीसा रखी हुई थी और उसने ये फैसला मन ही मन कर लिया था कि वो उस पूरे इलाके में कभी भी रात में नहीं निकलेगा। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा को अभी भी कुछ दिनों के लिए उस सरकारी बंगले में रुकना था। नरेंद्र को वहां से गए अब 2 महीने हो गए थे और मौसम कुछ ठंडा और नम सा हो गया था। बारिश का मौसम नजदीक था और नरेंद्र के साथ हुए हादसों को उसके भैया भाभी थोड़ा भूल से गए थे। उस सरकारी बिल्डिंग में एक और अफसर आने वाले थे। एक शाम डॉक्टर वर्मा ने वहां काम करने वाले एक लड़के जतिन को पास वाले कॉटेज की साफ सफाई करने के लिए कह दिया। जब तक नरेंद्र के भैया यहां हैं, तब तक उन सरकारी अफसर मिस्टर अग्रवाल को इसी कॉटेज में रुकना था। वो यहां अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे। ये वही कॉटेज था जिसका दरवाजा उस रात नरेंद्र खटखटाता रह गया था, पर उसे वहां कोई नहीं मिला था। वो कॉटेज सरकारी बंगले से लगभग 10-20 मीटर दूर ही था, पर वो बिल्कुल जंगल की सरहद पर था। उस कॉटेज के पीछे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां ही थे, जो कि इतने घने थे कि उनसे 2 मीटर अंदर भी कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। एक तरह से वो कॉटेज सुंदर तो था, पर किसी किसी को वो थोड़ा डरावना भी लगता था। पर अजीब बात यह थी
कि उस कॉटेज में कोई रहता क्यों नहीं था। यहां तक कि वहां का चौकीदार और केयरटेकर भी उस अच्छे खासे कॉटेज को छोड़कर उस बंगले में ही क्यों रुकते थे। डॉक्टर वर्मा ने एक दो बार कुछ एक लोगों को इस कॉटेज के बारे में बात करते तो सुना था, मगर उन्होंने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उन्हें इससे क्या ही मतलब होता। वो बस वहां कुछ महीनों के ही मेहमान थे। बाहर से देखने पर वो छोटा सा कॉटेज बड़ा अलग थलग सा था। उसमें इतनी जगह तो थी कि दो लोग बड़े आराम से वहां रह सकते थे। बाहर बगीचे से अंदर वहां एक ठीक ठाक बड़ा कॉमन एरिया था, जिसमें चिमनी के पास एक डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। आगे जाने पर एक बड़ा सा बेडरूम जिसमें एक अटैच बाथरूम और कॉमन एरिया के पास एक किचन और स्टडी रूम भी बना हुआ था। अगले दिन जतिन ने कॉटेज का ताला खोला और साफ सफाई का सामान उठाकर अपने काम में जुट गया। वो जानता था कि यह कॉटेज लंबे समय से बंद पड़ा है और उसने अगर जरा भी ढिलाई की तो उसे काम करते करते बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी सफाई करने में लगा हुआ था। काम करते हुए जतिन को महसूस हुआ कि वो कॉटेज अंदर से कुछ ज्यादा ही ठंडा था। शायद इसलिए क्योंकि वो कॉटेज काफी समय से खोला नहीं गया था और जंगल के पास होने की वजह से वहां सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती थी। उसे बीच बीच में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आसपास बातें कर रहे हों। जतिन ने काम करते करते एक दो बार खिड़की से बाहर झांका भी, पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा शायद चौकीदार काका किसी से कुछ बात कर रहे होंगे या फिर बड़े साहब यानी डॉक्टर सुरेंद्र किसी को कुछ समझा रहे हों, पर ऐसा नहीं था। कई बार तो जतिन को ऐसा लगा कि कई लोग ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहे हों। जतिन को लगा कि शायद कॉटेज में इतनी धूल मिट्टी भरी होने की वजह से उसे कुछ अजीब सा लग रहा हो। वो कुछ देर खिड़की खोलकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली और 2-3 मिनट बाद उठकर वापस अपने काम पर जुट गया। जतिन को अब वो आवाजें नहीं आ रही थी और वो भी सोच रहा था कि वो बेकार में ही परेशान हो गया था। दोपहर को जतिन कुछ देर आराम करने के लिए बाहर निकल गया और करीब 4 बजे वापस आकर काम करने लगा। काम करते हुए जतिन को वो फुसफुसाने की आवाजें फिर से आने लगी। अब तक सूरज की तेजी कुछ कम हो चुकी थी और जतिन को वहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वैसे भी उसने ज्यादातर सफाई तो कर ही ली थी, बस पोंछा मारना बाकी रह गया था। उसने सोचा 15-20 मिनट में जल्दी से पोंछा मारकर काम खत्म करे और अपनी जान छुड़ाए। जतिन एक बाल्टी में पानी लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि उसे पीछे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जतिन ने मुड़कर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या गिरा था, क्योंकि वो आवाज बहुत धीमी थी। जतिन बाल्टी जमीन पर रखकर अंदर देखने गया तो बेडरूम में एक तकिया जमीन पर पड़ा हुआ था। जतिन को याद था कि उसने बिस्तर की चादर वगैरह बदलने के बाद तकिया और रजाई बड़े करीने से सजा कर रखा था। ये अपने आप तो नीचे नहीं गिर सकता। जतिन ने तकिया वापस उठाकर बिस्तर पर रखा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसने अभी बेडरूम से एक कदम बाहर निकाला ही था कि उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। जतिन पलटा तो वो तकिया वापस जमीन पर पड़ा हुआ था। अब जतिन को काटो तो खून नहीं, ना तो उसमें उस तकिए को उठाने की हिम्मत थी और ना ही अपनी नजरें उस पर से हटाने की। जतिन खड़ा सोच ही रहा था कि उसके पैर काम क्यों नहीं कर रहे। वो लाख चाहने पर भी वहां से भाग क्यों नहीं पा रहा था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, चले जाओ यहां से।
ये शब्द जतिन के कानों में किसी ने तो कहे थे, पर उस कॉटेज में उसके सिवा तो कोई भी नहीं था। जतिन ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और वहां से तेजी से भागा। उसे वहां से निकलने में 5-7 सेकंड ही लगे होंगे, मगर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसकी सांस बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। बाहर निकलते ही जतिन सीधा बंगले की तरफ बढ़ा। उसने उस कॉटेज में ताला भी नहीं लगाया था। वो जल्दी से डॉक्टर सुरेंद्र के पास पहुंचा और उनसे काम करने को साफ मना कर दिया। उनके पूछने पर उसने बताया कि कॉटेज में कोई है, अब वो वहां काम नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेंद्र ने उसे थोड़ा डांटा तो उसने साफ कह दिया कि अगर वो चाहे तो उसकी शिकायत मैनेजर से कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसे नौकरी से भी निकलवा दें, पर अब वो उस कॉटेज में कभी नहीं जाएगा। डॉक्टर वर्मा के सामने ये दूसरा ऐसा वाकया था जिसमें उन्होंने किसी के मुंह से भूत प्रेत या फिर ऐसी ही कोई बात सुनी थी। उन्होंने झुंझलाकर उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह उन्होंने चौकीदार काका से जल्दी ही कुछ लोगों को उस कॉटेज की बची खुची साफ सफाई करने के लिए कह दिया। शायद चौकीदार काका उस कॉटेज में होने वाली उन अजीब हरकतों से वाकिफ थे और इसीलिए वो 1-2 नहीं बल्कि 4-5 लोगों को लेकर अगली सुबह उस कॉटेज में पहुंचे थे। बची खुची सफाई उन्होंने कुछ ही मिनटों में खत्म करी। उस कॉटेज को रहने के लिए तैयार कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन सफाई करने वाले लोगों को उस कॉटेज में कुछ महसूस नहीं हुआ था, पर वो बड़ी हिम्मत से भगवान का नाम लेकर अपना काम करते रहे। शाम तक नए सरकारी ऑफिसर मिस्टर और मिसेस अग्रवाल भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर वर्मा और उनकी पत्नी ने उन्हें मेन गेट पर रिसीव किया और अंदर लेकर आए। डॉक्टर वर्मा ने उनके डिनर का इंतजाम आज बंगले के अंदर ही किया था। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल का सारा सामान अभी उस कॉटेज के डाइनिंग एरिया में ही रखा हुआ था और खाने के बाद वो चारों लोग बाहर बगीचे में आकर बैठ गए। मिसेस अग्रवाल तो उस कॉटेज की तारीफ करते थक ही नहीं रही थी। वो उस कॉटेज को देखकर इतना खुश थी कि उनके सफर की सारी थकान तो जैसे गायब हो गई थी। अग्रवाल साहब को भी वो कॉटेज अच्छा लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सुनसान इलाके में रहने के लिए उन्हें इतना सुंदर घर मिल जाएगा। वैसे भी वो लोग दिल्ली से थे, तो उनके लिए यह पहाड़ी इलाका किसी जन्नत से कम नहीं था। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में तो इतना प्रदूषण है, मगर यहाँ की आबो हवा कितनी साफ है। डॉक्टर वर्मा भी उन्हें इस इलाके की जानकारी देने में लगे हुए थे, जिससे उनके जाने के बाद उन्हें यहाँ कोई तकलीफ न हो। वैसे भी उनके जाने के बाद मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को इसी सरकारी बंगले में शिफ्ट होना था। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल उस कॉटेज को देखकर जितना खुश थे, जतिन और चौकीदार काका के चेहरे पर दया के उतने ही भाव थे। वो जैसे मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि इन दोनों के साथ कुछ गलत ना हो। उन दोनों पति पत्नी को सफर की थकान तो थी, इसीलिए कुछ देर बाद वो सीधा उस कॉटेज में सोने चले गए। अगली सुबह जब डॉक्टर वर्मा बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे, तो मिसेस अग्रवाल वहां आ गई। डॉक्टर वर्मा ने उनके लिए चाय मंगवाई। मिसेस अग्रवाल ने डॉक्टर वर्मा से पूछा कि क्या रात में वहां कोई दावत वगैरह चल रही थी। डॉक्टर वर्मा ने हैरानी से उन्हें देखा। मिसेस अग्रवाल ने उनसे कहा कि उन्हें रात में कई लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद वहां कोई पार्टी वगैरह चल रही होगी। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि यहां दोनों घरों में उन 4 लोगों के सिवा कोई नहीं रहता, और रहे चौकीदार काका, तो वो इस तरह के आदमी नहीं है। अगर कोई पार्टी वगैरह होती तो क्या उन्हें बुलाया नहीं जाता। उन्हें जरूर कुछ भ्रम हुआ होगा। मिसेस अग्रवाल को भी लगा कि शायद उन्हें कोई धोखा हुआ है। ये शायद उनके इतने लंबे सफर की थकान थी जिससे उन्हें ये उलझन हो रही थी।
सुबह की ये बात आई गई हो गई। आज का पूरा दिन मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को अपना सामान खोलने और वहां रखने में ही लग गया। शाम को मिसेस अग्रवाल और मिसेस वर्मा बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे कि मिसेस अग्रवाल की नजर एक बड़े और शायद पुराने से पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ उनके कॉटेज के बिल्कुल बगल में था और उसकी मोटी मोटी टहनियां उनके बेडरूम के खिड़की तक आती थीं। शाम के उस माहौल में मिसेस अग्रवाल उस पेड़ को देखकर थोड़ा सहम सी गई थी। उनकी परेशानी भांपकर मिसेस वर्मा ने भी कहा कि यह पेड़ उन्हें भी बहुत डरावना लगता है। ना तो इस पर पत्तियां आती हैं और न ही फूल, और ये इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि किसी ने इसे काटा भी नहीं। उनके मुताबिक वो कई बार इस पेड़ को रात में देखकर डर चुकी है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मिसेस अग्रवाल कॉटेज में चली गईं और उन्होंने नौकरों को आवाज देकर खाने का इंतजाम करने को कह दिया। थोड़ी देर बाद जतिन वहां आया और बाहर से ही खाना देकर तेजी से वहां से चला गया। पिछली रात सफर की थकान में मिसेस अग्रवाल इस इलाके को ठीक से महसूस नहीं कर पाई थी और अब रात में उन्हें कई नई नई आवाजें सुनाई दे रही थी। रात में निकलने वाले छोटे जानवरों की आवाजों और झींगुरों की किटकिट सुनने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। मिसेस अग्रवाल की पूरी जिंदगी शहर की चहल पहल में ही बीती थी और उनके लिए यह माहौल बिल्कुल नया था। कभी कभी जब ये आवाजें अचानक बंद हो जाती तो मिसेस अग्रवाल को उस इलाके की शांति का एहसास होता। दूसरी तरफ उनके पति अपनी स्टडी में कुछ काम करने में लगे हुए थे। मिसेस अग्रवाल ने उन्हें कहा कि रात हो चुकी है और अब उन्हें सोने चलना चाहिए, तो अग्रवाल साहब ने उनसे कहा कि वो लेट जाएं। वो 5-10 मिनट में अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। मिसेस अग्रवाल ने बेडरूम की लाइट बंद की और एक छोटा सा लैंप जलाकर लेट गई। उन्हें जल्दी ही नींद आ गई और न जाने कब अग्रवाल साहब भी अपनी स्टडी से उठकर बिस्तर पर आकर सो गए। देर रात जाने क्या हुआ कि मिसेस अग्रवाल की आंखें खुल गईं। वो जैसे एक झटके से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। ऐसा लगता था किसी ने उन्हें झिंझोड़ कर उठा दिया हो। उन्हें लगा कि शायद उन्हें उनके पति ने उठाया था, पर वो तो गहरी नींद में सो रहे थे। मिसेस अग्रवाल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर रात को हमारी नींद टूट जाया करती है, पर रात में ऐसे नींद टूटने के बाद तुरंत सोना आसान भी तो नहीं होता। मिसेस अग्रवाल बस बिस्तर पर लेटी रही। वो सोच ही रही थी कि उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि आवाज बाहर से आ रही थी, पर नहीं। थोड़ा ध्यान देने पर उन्हें समझ आया कि आवाजें तो कॉटेज के अंदर से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हो। मिसेस अग्रवाल का मन तो कर रहा था कि वो उठकर देखें, पर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। एक अनजाने डर ने उन्हें अपनी जगह पर लेटे रहने को मजबूर कर दिया था। वो काफी देर तक लेटे लेटे ही उन आवाजों को सुनती रही, पर कब वो उन आवाजों को सुनने की आदी हो गई और कब वो सो गई, उन्हें याद नहीं रहा। अगले दिन उनकी नींद जरा देर से खुली। उन्हें सर में काफी भारीपन सा महसूस हो रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो मिसेस वर्मा बाहर बगीचे में ही बैठी हुई थी। वो आंखें मलते हुए उनके पास पहुंच गईं। मिसेस वर्मा ने उन्हें बिठाया और तुरंत ही चाय मंगा कर दी। मिसेस अग्रवाल ने चाय की चुस्कियां लेते हुए मिसेस वर्मा से पूछा कि क्या उन्हें कभी रात में यहां डर लगा है। मिसेस वर्मा उनके इस सवाल से हैरान थी। उन्होंने मिसेस अग्रवाल से थोड़ा साफ साफ बताने को कहा। मिसेस अग्रवाल ने कहा कि यहां रात में किसी ने उन्हें झकझोर कर उठा दिया था। उन्हें लगा था कि ये शायद उनके पति होंगे, पर नहीं,
वो तो सो रहे थे। मिसेस वर्मा को समझ आ रहा था कि मिसेस अग्रवाल क्या कह रही थी, पर ऐसा उन्होंने यहां पहली बार सुना था। उन्होंने उनका वहम दूर करने के लिए चौकीदार काका को बुला लिया और पूछा कि क्या मिसेस अग्रवाल जो कह रही है वो सच है। मिसेस वर्मा को भी शक था कि शायद ये चौकीदार और बाकी नौकर मिलकर यहां रात में शराब वगैरह पीते हों। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं था, पर पूछने में हर्ज क्या था। चौकीदार काका ने साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक वो तो क्या, इस बंगले और कॉटेज के आसपास रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता। जंगली जानवरों और कुछ अनजानी चीजों से यहां सभी डरते हैं। मिसेस वर्मा ने मिसेस अग्रवाल को किसी तरह समझा दिया कि उन्हें सुबह जल्दी उठकर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और भगवान में अपना विश्वास पक्का रखना चाहिए। इससे उनका दिमाग थोड़ा हल्का रहेगा और बेकार की चीजों की तरफ नहीं दौड़ेगा। मिसेस अग्रवाल ने उनसे ज्यादा बहस नहीं की। वो सोच रही थी कि अगर कोई गड़बड़ होती तो मिसेस वर्मा और उनके पति को भी तो कुछ महसूस हुआ होता। वो तो उनसे भी पहले से यहां रह रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने पति से भी इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वो जानती थी कि वो उनकी बात मानेंगे नहीं और गुस्सा करेंगे सो अलग। मिसेस अग्रवाल ने आज का दिन किसी तरह बड़ी मुश्किल से काटा। वैसे भी वहां उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो कभी मिसेस वर्मा से मिलने उनके घर चली जाती और कभी यूं ही बगीचे में बैठी बैठी पेड़ों और पहाड़ों को ताकती रहती। आज रात उन्हें सोते जाते वक्त कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने पति को साफ कह दिया था कि उन्हें अकेले सोना अच्छा नहीं लगता और जब तक वो नहीं आते वो सोने नहीं जाएंगी। अग्रवाल साहब ने भी आज उनकी बात मान ली और दोनों सोने चले गए। आज मिसेस अग्रवाल को बिना किसी परेशानी के नींद आ गई थी, पर उनका ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। देर रात उन्हें किसी ने अचानक से उठा दिया। वो इस तरह से उठकर बैठ गई थीं जैसे किसी ने उन्हें सोते से हिला दिया हो। मिसेस अग्रवाल को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने आसपास नजर घुमाई तो उस अंधेरे में उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। वैसे भी पहाड़ों के उस कोने में ना तो शहरों की तरह चलती गाड़ियों की रोशनी थी और ना ही स्ट्रीट लाइट्स, और सरकारी बंगले के बाहर जलता वो 10 वॉट का बल्ब बस नाम भर की रोशनी ही कर पाता था। 5-10 सेकंड बाद जब मिसेस अग्रवाल की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं, तो वो उठकर बाथरूम जाने लगी। बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए एक चीज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनके पति बिस्तर पर लेटे हुए हवा में इधर उधर अपने हाथ फेंक रहे थे। वो नींद में ही अपना कंबल खींच रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। अरे यार, क्या हुआ? कंबल क्यों खींच रही हो? मिसेस अग्रवाल बिस्तर से 3-4 फीट दूर ही खड़ी थी और जागने के बाद से उन्होंने अपने पति को छुआ भी नहीं था। मिस्टर अग्रवाल बड़बड़ाते हुए वापस सो गए। मिसेस अग्रवाल ये देखकर डर गई थी। वो अपने पति को नींद से जगाने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी ही थी कि कोई उनके बहुत करीब से गुजरा। मिसेस अग्रवाल को कुछ दिखा तो नहीं, पर कोई उनसे सटकर बाथरूम की तरफ गया था। उनकी नजर अपने आप ही बाथरूम की तरफ घूम गई। बाथरूम का दरवाजा, जो कि अभी तक बंद था, मिसेस अग्रवाल की आंखों के सामने ही धीरे से खुला। उनके देखते ही देखते वो दरवाजा अब तक आधा खुल चुका था और उसके पीछे मिसेस अग्रवाल को कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वहां जो कोई भी था या थी, वो उस अंधेरे से भी ज्यादा काली थी। उस परछाई में एक गहराई थी जो मिसेस अग्रवाल को डरा रही थी।
मिसेस अग्रवाल अपनी जगह पर जैसे जड़ हो गई थी। उस परछाई के गले से एक दबी हुई आवाज निकली, चले जाओ यहां से। मिसेस अग्रवाल वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो सूरज बस निकला ही था और उनके पति बिस्तर पर अभी भी बेसुध सो रहे थे। मिसेस अग्रवाल ने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर बिस्तर पर लेट गईं। वो मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। उन्हें अपना सर काफी भारी महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें तुरंत ही नींद आ गई। जब वो सोकर उठी तो दिन के 11 बज रहे थे। उनके पति पास ही बैठे हुए थे और उनके साथ में शायद एक डॉक्टर भी थे। मिसेस अग्रवाल को तेज बुखार था और डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे थे। मिसेस अग्रवाल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो किसी से बात करना चाहती थी। जब उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया तो वो मिसेस वर्मा से मिलने चली गईं। मिसेस वर्मा भी हैरान थीं कि एक ही रात में उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। मगर ये पहाड़ी इलाका था और बाहर से आए लोगों को अचानक ठंड लगना कोई अनोखी बात तो थी नहीं। मिसेस अग्रवाल ने डरते डरते पिछली रात वाली बात मिसेस वर्मा को बताई, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मगर मिसेस अग्रवाल के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। आखिर उन्हें अभी यहां आए 2 ही दिन हुए थे। मिसेस वर्मा ने उनसे कहा कि आज रात वो अपने पति के साथ खाने पर आए और सब मिलकर साथ में बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो इस बारे में क्या कर सकते हैं। चौकीदार काका पास ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। आज पूरा दिन खूब बारिश हुई थी और इसके बावजूद मिसेस अग्रवाल उस कॉटेज में नहीं गई थी। वो पूरा दिन उसी सरकारी बंगले के अहाते में बैठी रही। उनके पति कई बार उन्हें लेने भी आए पर वो उस कॉटेज में जाना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने सुबह से ज्यादा कुछ खाए भी नहीं था सिवाय नाश्ते और अपनी दवाइयों के। जब चारों लोग डिनर टेबल पर बैठे तो मिस्टर और मिसेस अग्रवाल दोनों ही थोड़े परेशान लग रहे थे। मिस्टर अग्रवाल शायद अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान थे, पर मिसेस अग्रवाल के परेशानी की वजह कुछ और ही थी। सब लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि मिसेस वर्मा ने मिसेस अग्रवाल के मन की बात छेड़ दी। उन्होंने अपने पति से कहा कि पिछले 2 दिनों से मिसेस अग्रवाल को उस कॉटेज में कुछ ठीक नहीं लग रहा है और गई रात उनके साथ जो हादसा हुआ है उसमें उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। अग्रवाल साहब ये सुनते ही अपनी पत्नी की शक्ल देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी पिछली रात कई घंटों तक फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने पूछा, ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या इसीलिए तुम कल रात मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी? मिसेस अग्रवाल ने कहा कि वो जानती थीं कि अगर वो ऐसा कुछ उन्हें बताएंगी तो वो जरूर गुस्सा करेंगे और पिछली रात भी जिसने भी उनके पति का कंबल खींचा था वो नहीं थी, बल्कि वो तो खुद ही बिस्तर के पास खड़े ये सब देख रही थी। अब अग्रवाल साहब बिल्कुल चुप हो गए। डॉक्टर वर्मा चुपचाप बैठे ये सब देख सुन रहे थे और उन्हें जतिन की बताई हुई बातें भी याद आ रही थीं। 3 लोगों के साथ लगभग एक ही तरह के अनुभव एक ही जगह पर, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। डॉक्टर वर्मा भी इसी उधेड़बुन में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि चौकीदार काका बोल पड़े। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप लोग उस कॉटेज में ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। वहां कुछ, बस ये समझिए कि उस कॉटेज में आप ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, पर साहब इस इलाके को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और नरेंद्र भैया भी बिल्कुल सही कह रहे थे।
शायद उस रात अगर मैं ठीक समय पर उनके पास नहीं पहुंचता तो न जाने। नरेंद्र का नाम सुनकर नरेंद्र की भाभी के कान भी खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि नरेंद्र की तबीयत कुछ गड़बड़ लग तो रही थी, पर क्या उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था? डॉक्टर वर्मा को नरेंद्र के साथ हुई एक बात सबके सामने बतानी पड़ी। ये सुनकर अग्रवाल साहब उन पर भड़क गए। वो कहने लगे कि अगर उन्हें पहले से पता था कि यहां ये सब होता रहता है तो उन्होंने उन लोगों को आगाह क्यों नहीं किया। अगर वो बता देते तो वो दोनों कभी उस कॉटेज में नहीं रुकते। किसी तरह डॉक्टर वर्मा और उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था और वो ये सब उन लोगों के मुंह से ही पहली बार सुन रहे हैं। चौकीदार काका ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। डॉक्टर वर्मा ने अग्रवाल साहब और उनकी पत्नी से कहा कि अब वो उस कॉटेज में नहीं रुकेंगे। आज से वो इसी सरकारी बंगले में रुकेंगे और वो कल ही उनका सारा सामान यहां मंगा लेंगे। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल ने कुछ राहत की सांस ली। आज रात वो बंगले में ही रुक गए और उस कॉटेज में नहीं गए। वो दोनों उस कॉटेज से या उसके अंदर जो भी कुछ था उससे इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने वहां रात में जाकर ताला भी नहीं लगाया था। रात को मिसेस अग्रवाल सरकारी बंगले के अपने बेडरूम की खिड़की से उस कॉटेज को देख रही थी। वो कॉटेज दिन में जितना खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही डरावना। और वो सूखा हुआ पेड़ उसके डरावनेपन को और भी बढ़ा देता था। वैसे भी उनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी तो वो जल्दी ही सोने चली गई। वहीं मिस्टर अग्रवाल और डॉक्टर वर्मा अब भी नीचे ही हॉल में थे। वहां चिमनी में आग जल रही थी और दोनों के हाथ में एक एक ग्लास था। चौकीदार काका भी उनके पास ही हॉल में बैठे तंबाकू पी रहे थे। डॉक्टर वर्मा अग्रवाल साहब से उम्र में कुछ बड़े थे, पर दोनों ही सरकारी अफसर थे और काफी पढ़े लिखे। यहां जो कुछ भी हो रहा था वो उनके लिए नया था और वो चाहकर भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अग्रवाल साहब डॉक्टर वर्मा से बोले, डॉक्टर वर्मा, क्या लगता है आपको, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? डॉक्टर वर्मा ने कहा कि ऐसा कुछ आज तक उनके साथ तो नहीं हुआ, पर जो लोग अपने अनुभव बताते हैं वो झूठ क्यों बोलेंगे? आखिर वो वही बोलते हैं जो उन्होंने देखा या महसूस किया होगा, और उनके अनुभवों को झुठलाने वाले हम कौन होते हैं? अग्रवाल साहब बोले, ये भी ठीक है। आखिर आपका छोटा भाई चौकीदार काका और मेरी पत्नी झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने पूछा। चौकीदार काका, आप क्या कहेंगे? आप तो यहीं के हैं, आप जरूर इन सब में मानते होंगे। चौकीदार काका ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है साहब, आप कहां हमारे मानने से चलेंगे। और रही हमारी बात तो हम गांव के लोग, भगवान में हमारी पक्की आस्था है और भगवान के अलावा जो भी शक्तियां हैं हम उनमें भी मानते हैं। साहब, जिन चीजों को लोग भूत प्रेत के नाम से जानते हैं उन्हें भी एक बसेरा चाहिए होता है। वो कोई पेड़ हो सकता है, कोई सड़क, या फिर ऐसा ही कोई कॉटेज। और वैसे भी साहब, इंसान की औकात ही क्या वो इन सब से लड़े। जिन चीजों को हम देख ही नहीं सकते उनसे हम लड़ेंगे क्या? चौकीदार काका की बातों ने दोनों को अंदर से हिला दिया था। उस अनपढ़ बूढ़े की बात में जो समझदारी थी वो उन जैसे पढ़े लिखे लोगों के पास भी देखने को कम ही मिलती थी। वहां एक खामोशी सी छा गई थी जो कि डॉक्टर वर्मा की पत्नी के चिल्लाने की आवाज से टूटी। उनके कमरे से बहुत जोर की आवाज आई थी। तीनों लोग भागते हुए उनके बेडरूम में पहुंचे और वहां का नजारा देखकर
उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिसेस वर्मा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मिसेस अग्रवाल उनके ऊपर बैठी हुई थी। वो जोर जोर से उनके सीने पर अपने हाथ मार रही थी। वो कह रही थी, चली जाओ यहां से, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू नहीं मानी। चली जा यहां से। ये आवाजें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। अग्रवाल साहब ने जल्दी से अपनी पत्नी को पकड़ लिया, मगर वो उनसे संभल नहीं रही थी। न जाने उनके शरीर में कौन सी ताकत आ गई थी। चौकीदार काका की मदद से वो बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर काबू पा पाए थे। उधर मिसेस वर्मा बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर वर्मा ने उन्हें देखा तो उनके गले के आसपास गहरे निशान बने हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि वो क्या करें। डॉक्टर वर्मा ने बिस्तर के बगल में रखे जग से पानी के कुछ छींटे उनके चेहरे पर मारे, मगर उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर वर्मा ने उनकी नब्ज देखी तो वो ठीक चल रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली। उनके बेहोश होने का कारण शायद कोई चोट नहीं बल्कि वो सदमा था। उधर अग्रवाल साहब और चौकीदार काका मिसेस अग्रवाल को लेकर दूसरे कमरे में चले गए थे, जहां से उनके चिल्लाने की बड़ी भयानक आवाजें आ रही थी। डॉक्टर वर्मा भागकर अग्रवाल साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने मिसेस अग्रवाल को एक कुर्सी पर बिठा रखा था और वो शायद उनके हाथ बांधने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने चौकीदार काका से एक रस्सी या ऐसा ही कुछ लाने को कहा, पर अभी उनके पास वक्त कम था। चौकीदार काका ने अपने गले से गमछा उतार कर उन्हें पकड़ा दिया। उन दोनों ने मिलकर मिसेस अग्रवाल के हाथ कुर्सी से बांध दिए, मगर वो अब भी शांत नहीं हुई थी। उनके चेहरे के हाव भाव डरावने थे और वो जानवरों की तरह गुर्रा रही थी। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उनके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो उनकी नहीं थी। उनके साथ साथ शायद उनके गले से कोई और भी बोल रहा था। वो कह रही थी, कहा था ना चले जाओ, कहा था ना। अब क्या करोगे तुम लोग? उस दिन तेरा भाई तो बच गया था, पर ये नहीं बचेगी। ये चंद शब्द उनका हौसला तोड़ने के लिए काफी थे। उस ठंडी रात में बड़ी उम्र के वो तीनों इंसान पसीने पसीने हो गए थे। उनके दिमाग सुन्न पड़ चुके थे। अभी रात के 10 बजे इस वीराने में वो कहां जाएं? किसे ढूंढ कर लाएं जो उनकी मदद करे? वैसे भी एक चौकीदार काका ही थे जिनका गांव पास में था। डॉक्टर वर्मा ने चौकीदार काका के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि अब तो वो ही उन्हें कोई रास्ता दिखाएं। चौकीदार काका ने कहा कि मिसेस अग्रवाल के चेहरे पर एक कपड़ा डालकर उन्हें कुछ देर यहां ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो लोग उनके सामने खड़े रहेंगे वो ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहेंगी और क्या पता वो खुद को कोई नुकसान ही पहुंचा ले। अग्रवाल साहब और डॉक्टर वर्मा दोनों ही बेबस थे। चौकीदार काका ने कहा कि वो गांव जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। उनका गांव वहां से 3-4 किलोमीटर दूर था और ऐसे पहाड़ी रास्ते पर उन्हें आने जाने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगने ही थे। डॉक्टर वर्मा और अग्रवाल साहब मिसेस वर्मा को देखने गए। वो अभी भी बेहोश थीं, पर कम से कम उनकी सांस और दिल की धड़कन तो ठीक चल रही थी। डॉक्टर वर्मा बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। न जाने उन्हें चौकीदार काका से कौन से चमत्कार की उम्मीद थी। अगले 2-2.5 घंटे दोनों मिसेस वर्मा के पास ही बैठे रहे। कुछ ही देर बाद उस खौफनाक रात में उनके कानों में एक सुकून भरी आवाज पड़ी। ये नीचे का मेन दरवाजा खुलने की आवाज थी। शायद चौकीदार काका वापस आ गए थे। दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे। नीचे चौकीदार काका एक आदमी के साथ खड़े थे। डॉक्टर वर्मा ने उनसे पूछा कि ये कौन है? क्या ये कोई डॉक्टर या हकीम है?
चौकीदार काका ने ना में सर हिला दिया। उन्होंने कहा, साहब ये कोई डॉक्टर या हकीम नहीं है, पर मेम साहब को जो भी परेशानी है ये उसे दूर कर सकते हैं। और अभी आप किसी बहस में मत पड़िएगा कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब झूठ है। ये होते हैं और इसका जीता जागता नमूना आपने अभी देखा है। मेरी बात मानिए, ये जैसा कहते हैं बस वैसा ही करिए। चौकीदार काका जिसे भी साथ लेकर आए थे वो देखने में कोई तांत्रिक या साधु तो नहीं लग रहे थे। फिर वो थे कौन? उन्होंने बड़े ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और कंधों पर एक राम नाम का कपड़ा डाला हुआ था। उन्होंने चौकीदार काका से मरीज को दिखाने को कहा। डॉक्टर वर्मा उन्हें ऊपर ले गए और कमरे का दरवाजा खोला, मगर दरवाजा खुलते ही सब चौंक गए। मिसेस अग्रवाल अब उस कुर्सी पर नहीं थी। जिस कपड़े से उनके हाथ बांधे गए थे वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, तो उनके बाहर जाने का सवाल तो उठता ही नहीं। तो फिर वो गई कहां? तभी वो आदमी जिसे चौकीदार काका लेकर आए थे, उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। जब सबकी नजर ऊपर पड़ी तो मिसेस अग्रवाल छत के एक कोने में चिपकी हुई थी। वो सब जो देख रहे थे वो वहां मौजूद किसी भी आदमी ने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मिसेस अग्रवाल उनकी तरफ देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी और कह रही थी, आना, पकड़ मुझे, देखती हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उस पुराने सरकारी बंगले की छत कम से कम 15 फीट ऊंची तो होगी, और उस पर किसी का बिना सहारे के ऐसे चढ़ पाना और वहां चिपक जाना मुमकिन ही नहीं था, बल्कि यह तो किसी इंसान के बस का ही नहीं था। उस नजारे को देखकर वहां मौजूद सारे उम्र दराज लोगों की हालत खराब हो गई थी। अग्रवाल साहब अपने घुटनों पर बैठ गए। वो सोच रहे थे कि क्या ये मेरी ही पत्नी है? इसे आखिर ये क्या हो गया है और ये इतना बदल कैसे गई? उस आदमी ने अग्रवाल साहब को उठाया और कहा, ये आपकी पत्नी ही है, बस थोड़ा बीमार है। आप उठिए, परेशान मत होइए। हनुमान जी की कृपा हुई तो मैं सब ठीक कर दूंगा। उठिए। उस आदमी के बात करने के लहजे में एक सुकून था। उसे जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी उस शांत और सुकून भरी आवाज को सुनकर उन तीनों ही लोगों के जान में जान आ गई। वहीं अग्रवाल साहब सोच रहे थे कि इस आदमी ने बिना कहे मेरे मन की हर बात कैसे जान ली, और ऐसी हालत में जहां सबके होश उड़े हुए हैं यह इतना शांत कैसे है। शायद उस आदमी के लिए यह पहली बार नहीं था। चौकीदार काका ने उस आदमी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने जो थैला पकड़ा हुआ था उससे एक कांच की बोतल निकाली। उसमें शायद गंगा जल था। उन्होंने वो पानी जैसे ही ऊपर फेंका तो मिसेस अग्रवाल की हंसी बंद हो गई। दूसरी बार जब उन्होंने वो पानी उनके ऊपर फेंका तो मिसेस अग्रवाल के शरीर से जैसे ताकत बिल्कुल ही खत्म हो गई और वो बेजान सी नीचे गिरी। अग्रवाल साहब और डॉक्टर वर्मा ने दौड़कर उन्हें किसी तरह पकड़ लिया। मिसेस अग्रवाल बेहोश थीं। उन सब ने वहीं पर एक गद्दा डालकर उन्हें किसी तरह लिटा दिया और वो पंडित या भगत जो चौकीदार काका के साथ आए थे पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने सबसे मिसेस अग्रवाल के हाथ पैर बांधने को कहा, जिससे वो वहां से भागकर कहीं जा न पाए। अजीब बात थी कि एक तांत्रिक या तंत्र मंत्र की पूजा की जैसी तस्वीरें उन सब लोगों के और हमारे मन में होती हैं,
वो भगत वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ना तो उन्होंने कुछ ज्यादा पूजा का सामान मंगवाया था और ना ही कोई हवन वगैरह की तैयारी करी थी। उन्होंने अपने सामने बस एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी और मिसेस अग्रवाल के सर के पास एक नारियल रख दिया था। काफी देर वो आंखें बंद करके कुछ मंत्र जाप करते रहे और बाकी सब लोग वहां वैसे ही बैठे रहे। मिसेस अग्रवाल को भी अब होश आ चुका था, पर वो अपनी आंखें खोले बस लेटी हुई थी। करीब 2 घंटे बाद भगत जी ने जाप बंद किया और अपनी आंखें खोली। उन्होंने अग्रवाल साहब से कहा कि वो कहीं से भी एक बिना सिला साबुत काला कपड़ा उन्हें ला कर दें। अग्रवाल साहब चौकीदार काका के साथ पूरे बंगले में इधर उधर एक काले कपड़े की खोज में लग गए। आखिर इस वक्त नया काला कपड़ा वो कहां से लाते, मगर डॉक्टर वर्मा ने उनकी मदद की। उन्हें किसी ने काफी महंगा सूट का कपड़ा तोहफे में दिया था। उन्होंने उसी कपड़े को फाड़ा और भगत जी को दे दिया। भगत जी ने उस नारियल को हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़कर उस काले कपड़े में बांध दिया। वो नारियल उन्होंने अग्रवाल साहब को दे दिया और सुबह उसे किसी सुनसान जगह पर जमीन में दफना देने के लिए कहा। उन्होंने अग्रवाल साहब को बिल्कुल साफ हिदायतें दी थीं। ये काम उन्हें ही करना था और ये भी ध्यान रखना था कि किसी भी सूरत में ये नारियल टूटना नहीं चाहिए और किसी इंसान के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। भगत जी ने जाते जाते नीम के कुछ पत्ते मिसेस वर्मा के ऊपर से भी घुमा दिए। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं को अब कोई परेशानी नहीं होगी। वो बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी नए घर में जाने से पहले वहां गृह प्रवेश जरूर करा लें। अग्रवाल साहब उस कॉटेज और उस बंगले के आसपास से निकलने की जल्दी में थे। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाकर मिसेस वर्मा के साथ ही लिटा दिया था। सुबह होते ही जब सारे नौकर वहां आ गए तो उन्होंने सबसे उस कॉटेज से अपना सामान पैक करके बाहर निकालने को कहा। डॉक्टर वर्मा ने अपनी सरकारी गाड़ी अग्रवाल साहब को दी और ड्राइवर से कहा कि शिमला के किसी होटल में उनके रुकने का इंतजाम जल्दी से जल्दी करवाया जाए। मिसेस अग्रवाल को जब नींद से उठाया गया तो उन पर एक बेहोशी सी छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जान ही नहीं थी। अग्रवाल साहब ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गए। पर वहां से निकलने की जल्दी में उनसे एक गलती हो गई। जो नारियल उन्हें जमीन में दबाना था, उन्होंने उस पहाड़ी रास्ते पर उसे चलती गाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि वो क्या था, तो वो टाल गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नारियल फेंकने के बाद गाड़ी 20 मीटर ही आगे गई होगी कि मिसेस अग्रवाल एकदम से जाग गईं। अग्रवाल साहब भी हैरान थे कि अचानक ये क्या हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी। मिसेस अग्रवाल ने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपना चेहरा उस पर टिकाकर बैठ गईं। वो बाहर देख रही थी और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जिसे अग्रवाल साहब अब तक देख नहीं पाए थे। अग्रवाल साहब की ये छोटी सी गलती उन्हें कितना भारी पड़ने वाली थी, उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वहीं डॉक्टर वर्मा, जो कि अब तक अपने भाई नरेंद्र की बातों को उसका बस एक बेमानी डर समझ रहे थे, उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि भूत होते हैं।